हेलो दोस्तों, मैं विपत कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं स्मार्ट स्टडी सेंटर के इस यूट्यूब चैनल पे। आज लेकर के आया हूं लेक्चर नंबर 2 और इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं थ्योरी और उदाहरण, यानी कि एक्सरसाइज पढ़ने से पहले हम लोग कुछ इम्पोर्टेंट उदाहरण को देख लें ताकि हमको अच्छे से उदाहरण समझ में आ जाए। उसके बाद जब हम लोग एग्ज़ाम पर एक्सरसाइज पे चलेंगे तो हम लोगों का पेन रुकना नहीं चाहिए, यूँ ही बन जाना चाहिए हर एक सवाल। ठीक है, तो चलिए कुछ देख लेते हैं। आप लोगों का चैप्टर का नाम है संख्या पद्धति, यानी कि रियल नंबर। क्या है? रियल नंबर। और इस वीडियो में जो हम लोग देखने वाले हैं वो है अवधारणा। अवधारणा का मतलब क्या होता है? थ्योरी, यानी कि कोई भी एक्सरसाइज पढ़ने से पहले कुछ इम्पोर्टेंट तथ्य को जो पढ़ते हैं हम लोग, उससे रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट सूत्र होता है, फार्मूला होता है, कुछ बातें होती है, उसी को बोलते हैं हम लोग अवधारणा। और ये उदाहरण हम लोग कुछ देखने वाले हैं। और दूसरी बड़ी बात क्या है कि ये जो है आपका एनसीईआरटी बेस्ड ऑन एनसीईआरटी गाइडेंस रहेगा। ये एनसीईआरटी पे ही आधारित है। जितना एनसीईआरटी बोला गया है मैंने उतना इसमें उतनी चीज़ों को इंक्लूड किया है। ठीक है, चलिए देखते हैं कि हम लोग आज पढ़ने वाले क्या क्या हैं। हम लोग जो आज पढ़ने वाले इंट्रोडक्शन, यानी कि आज हम लोगों का इंट्रोडक्शन क्लास है। और आज चैप्टर की बात करें तो चैप्टर नंबर 1 है और इसमें हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं वो होगा वास्तविक संख्या की भूमिका। ठीक है, दूसरा होगा भाजकता के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। वो प्रमेयिका मतलब कि वो गर्लफ्रेंड वाला प्रमेयिका नहीं है, ये इसमें दूसरा प्रमेयिका है। ठीक है, प्रमेयिका के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम क्या होती है इसके बारे में पढ़ेंगे। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम के से बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं आपको। ठीक है, उसके बाद भाज्य गुणनखंड के बारे में पढ़ेंगे। और भाज्य गुणनखंड द्वारा एचसीएफ और एलसीएम जिस परिमेय संख्याओं का दशमलव विस्तार पढ़ेंगे इसमें। ठीक है, इन सभी चीज़ों के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आती है बात की परिमेय संख्या। हम लोग मैंने बताया कि आपको वास्तविक संख्या के बारे में पढ़ेंगे, तो वास्तविक संख्याएं क्या होती है एक बार हम बता दें। उसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे तो बोले उसके बाद हम लोग पढ़ने वाले हैं। चलिए एक बार हम क्या करें आपको कि वास्तविक संख्याएं क्या होती है। क्या चीज? वास्तविक संख्या। ठीक है, आपने अभी तक जितने भी संख्या को नंबर को आप देख पाते हैं, ठीक है, वो सभी वास्तविक संख्या हैं। जैसे 2 √2 √5, ठीक है, 22/7, 3.77733, ठीक है, इन सभी संख्याएं को हम लोग देख पाते हैं। मतलब ये 0 भी है इसमें, ठीक है, 1 भी है, -1 भी है। क्या है? -1 भी ले सकते हैं इसमें। मतलब जितने भी संख्याओं को आपने देखा है, देख सकते हैं, वो सभी क्या है तो वास्तविक संख्याएं हैं। इससे पहले मैंने इंट्रोडक्शन में बताया था वास्तविक संख्याएं क्या होती है, विषम संख्या क्या होती है, सम संख्या क्या होती है, परिमेय संख्या क्या होती है और अपरिमेय संख्याएं क्या होती है। इन सभी संख्याओं के बारे में हम लोग ने चर्चा किया था। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि भाजकता क्या होती है। तो भाजकता के बारे में हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य को पढ़ते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं कि भाजकता क्या होती है। भाजकता यानी डिविजिबिलिटी। ठीक है, क्या होती है तो डिविजिबिलिटी। यदि एक अशून्य पूर्णांक a एक पूर्णांक b को विभाजित करती है तो इसे हम निम्न प्रकार से लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं? तो मान लो कोई भी संख्या a क्या है, a जो है एक पूर्णांक है, b को विभाजित कर रही है, तो यानी b/a लिख सकते हैं आप। अब कोई संख्या 4 है, वो 2 से विभाजित है, तो उसको 4/2 लिख सकते हैं ना, जैसे कि इसको काट सकते हैं हम लोग 2, ये 2 से विभाजित है। ठीक है, तो ये यही चीज़ों को हमने लिखा है। जैसे कि आप लोग बोलते हैं कि a बराबर 0 आया तो ऐसे लिखे। अब बोलता है कोई कि सर a ≠ 0 कैसे लिखते हैं, तो a ये बराबर दे के काट दो, मतलब a जो है कि 0 के बराबर नहीं है, तो उसी को हमने लिखा है यहाँ पे। उसके बाद देखो अगला टॉपिक क्या है, हम a/b इसको हमने काट दिया है, को यह दर्शाने के लिए लिखते हैं कि a जो है b को विभाजित नहीं करती है। a जो है b को विभाजित नहीं करती है। यहाँ पे a जो है कि b को विभाजित कर रही थी, यानी कट रहा था, और इसमें बोल रहा है कि a जो है b को विभाजित नहीं करती है। तो उसी को हमने क्या किया है, तो
ए ऐसे काटा है, इसी को बी लिख दिया है, मतलब ए जो है कि बी को विभाजित नहीं कर दिया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला थ्योरी क्या है आपके पास देखते हैं, वो है भाजकता के कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। भाजकता के कुछ महत्वपूर्ण तथ्य, चलिए देखते हैं। पहला हम क्या है, किसी भी अशून्य पूर्णांक को विभाजित करता है। भाजकता क्या है, तो किसी भी अशून्य पूर्णांक को विभाजित करता है, मतलब कि अशून्य का मतलब हो गया 0, किसी भी अशून्य पूर्णांक को विभाजित करता है, कर दिया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। किसी भी, हाँ ठीक है, प्रत्येक अशून्य पूर्णांक द्वारा 0 से विभाजित होता है। प्रत्येक अशून्य पूर्णांक यानी कि 5, 1, 2, 3 अशून्य पूर्णांक है, वो 0 से क्या होती है, विभाजित होती है। 0 किसी पूर्णांक को विभाजित नहीं करती है। 0 जो है कोई भी संख्या को विभाजित नहीं करती है। इसका मतलब क्या होता है, अनडिफाइंड, इन्फिनिटिव, अपरिभाषित। कोई भी संख्या 0 में कोई भी संख्या से भाग देने पर 0 प्राप्त होता है, लेकिन कोई भी संख्या में 0 से भाग देने पे अनडिफाइंड प्राप्त होता है, यानी कि अपरिभाषित होती है। यही चीज़ों को हमने लिखा है कि 0 किसी पूर्णांक को विभाजित नहीं करती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, ज़्यादा समय नहीं गंवाएंगे हम लोग। इन सभी छोटी छोटी बातों को ध्यान में रखते हुए चैप्टर को पढ़ेंगे तो बहुत मजा आने वाला है, एक भी ऑब्जेक्टिव हम लोगों से नहीं छूटेगा। ठीक है, चलिए देखते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेय का क्या है। तो प्रमेय कहता है यदि ए और बी दो धनात्मक पूर्णांक है, ए और बी दो धनात्मक पूर्णांक है, तो दो ऐसे अद्वितीय पूर्णांक क्यू और आर विभाजित विद्यमान होते हैं कि ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहाँ आर का मान 0 से बड़ा या उसके बराबर हो और बी से छोटा हो। इसके बारे में हम लोग आगे चर्चा करने वाले हैं कि ये क्या है, कि ए बराबर बी क्यू प्लस का आर, ये क्या है सर, इसके बारे में हम लोग आगे चर्चा करेंगे। चलो बने रहो मेरे साथ और धैर्य के साथ पढ़ना है बच्चे, है ना, तो बहुत आगे बढ़ोगे अगर धैर्य रखोगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है आपका वही चीज़ हमने बताया कि इनके बारे में आगे हम लोग चर्चा करने वाले हैं। देखिए, अर्थात धनात्मक पूर्णांक ए और बी के प्रत्येक युग्म, यहाँ क्या है, युग्म के प्रत्येक युग्म के लिए ऐसे पूर्णांक और ज्ञात कर सकते हैं कि ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहाँ आर का मान 0 के बराबर या उससे बड़ा हो और बी से छोटा हो। उसके बाद यह भी ध्यान रहे कि क्यू या आर शून्य हो सकते हैं। क्यू और आर क्या हो सकता है, शून्य। आप कोई भी संख्या में, ठीक है, क्या किए, कोई भी संख्या में आप कोई भी संख्या से भाग दे दिए। चलो किससे भाग दें, तो यहाँ 2 से भाग दो। 2 को कितने, 8, 9 को कितने बार में, तो 2 चौके 8 लगाए, यहाँ पे क्या बच गया, तो 1। अब ये 1 को क्या बोलोगे, तो बोलोगे सर इसको बोलते हैं शेषफल। और ये जो 2 है जिससे भाग लगा रहे हैं उसको क्या बोलेंगे, तो बोलेंगे भाजक। क्या बोलेंगे, तो भाजक बोलेंगे। और जो जिसमें भाग लगा रहे हैं उसको क्या बोलेंगे, तो जो यहाँ पे जिससे जितने बार में लगा रहे हैं उसको बोलेंगे भागफल। भाज्य हो गया, भाजक हो गया, भागफल हो गया, शेषफल हो गया। तो ये क्या होती है, तो ये जो है जिसमें भाग लगा रहे हैं ये होता है भाज्य। ठीक है, तो भाज्य बराबर होता है भाजक गुना भागफल जोड़ शेषफल, यानी कि यहाँ पे 9 बराबर हम लोग लिख सकते हैं 2 गुना 4 अब प्लस का 1, अब हो गया 9। इसी को हम लोग बोलते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम के बारे में और आगे बढ़ेंगे। चलिए अगला टॉपिक है हमारा यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम। एल्गोरिदम का मतलब क्या होता है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम का मतलब क्या होता है, उसके बारे में हम लोग थोड़ी जानकारी प्राप्त कर लें। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम का मतलब होता है कि कोई भी चीज़ों को बारीकी से करना, स्टेप वाइज करना। ठीक है, जो आपका वो दिया गया है उसके अनुसार करना। किसी ने बताया कि पहले ये करना है, पुनः ये करना है, पुनः ये करना है। ठीक है, तो उसी तरह से हम लोग एक एक ईंट को हम लोग जोड़ने के बाद हम लोगों का बिल्डिंग प्राप्त मतलब बनता है, यानी कि हम लोग स्टेप वाइज फॉलो किए। ठीक है, तो हम लोगों का बिल्डिंग बना है। मतलब उसी तरह यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम में कोई भी संख्या, कोई भी सवाल को बनाने के लिए आपको एक
रूल से गुजरना पड़ेगा और वो रूल को हम लोग पढ़ेंगे, चरण को, प्रमेय को पढ़ेंगे, ठीक है, स्टेप वाइज जाएंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं। कहता है निम्नलिखित चरणों का अनुसरण कर सकते हैं आप। इन यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करने के लिए आप क्या क्या कर सकते हैं, चलिए देखते हैं एक बार। चलिए, कहता है चरण 1 क्या कहता है कि पूर्णांक a और b के लिए यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके आप Q1 तथा QR1 इस प्रकार ज्ञात कर सकते हैं। a बराबर b Q1 प्लस R1, जहां r का मान 0 से बड़ा या फिर उसके बराबर या फिर b से छोटा हो। चरण 2 कहता है यदि R1 बराबर 0 हो, R1 बराबर 0 हो तो ए बी का महत्तम समापवर्तक क्या होगा, तो बी होगा। जैसे कि यहाँ पे बोल रहा है कि R1 बराबर क्या हो, 0। हमने बताया कि ए बराबर होता है बी क्यू प्लस का आर, यानी कि शेषफल कितना, 0। अब मान लो कोई संख्या है 8, ठीक है, 8, 2 और 8 का क्या है, हम लोगों को एलसीएम निकालना है। तो 8 में जब 2 से भाग लगाओगे तो कितना बार में, 4 बार में लगा, यहाँ पे क्या आया, 0। अब 8 को आप क्या लिख सकते हो, 8 को लिखोगे 2 गुने 4 प्लस का 0, R1 के जगह पे क्या आया, 0। इस स्थिति में ये 2 क्या है, 2 को बोलेंगे b, यानी कि 2 क्या हो जाएगा, इसका महत्तम समापवर्तक हो जाएगा, ठीक है। यानी कि ये b जो है आपका क्या हो जाएगा, महत्तम समापवर्तक। जहाँ पे शेषफल 0 आया वहीं पे ये जो आपका b है वही क्या हो जाएगा, तो वो उसका महत्तम समापवर्तक हो जाएगा, HCF हो जाएगा। चलिए चरण 3 देखते हैं। कहता है कि चरण 3 R1 बराबर 0 हो तो b तथा R1 के लिए यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके आप पूर्णांक Q1 तथा R2 इस प्रकार ज्ञात प्राप्त कीजिए, ठीक है। चलिए, उसके बाद b बराबर Q1 प्लस R1 प्लस R2 है। इन सभी चीज़ों को हम लोग आगे पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए, आई होप कि यहाँ तक समझ में आया होगा। चलिए, यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स आपके दिए हुए हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं कुछ एग्जाम्पल को, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ने वाले हैं। यहाँ पे है कि 96 और 404 को 4 का HCF यानी यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके आपको निकालना है। जैसे अभी हमने बताया है कि ये जो है आपका, इसका मौसो निकालना है महत्तम समापवर्तक UOV यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके। इसमें देखेंगे कि सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, ठीक है। तो सबसे बड़ी संख्या यहाँ पे जो दिख रहा है वो है आपका क्या है, तो बोलोगे सर ये है आपका बड़ी संख्या और ये है छोटी संख्या। छोटी संख्या से हम लोग हमेशा बड़ी संख्या में भाग देते हैं, तो चलो दे देते हैं। तो 404 हो गया, इसमें भाग देने वाले हैं हम लोग 96 से। अब मान लो इसको ए 100 है तो 4 बार में आराम से लग जाएगा, तो लगाओ 4 बार में। 6 चौके 24 के 4 हासिल, 2 बचा। अब 6 9 चौके 36, 36 2 38 हो गया। चलो आगे इसको अब घटा दो। अब यहाँ पे 0 हो गया, 4 में 4 घटा 0, 10 में 8 घटा 2 और ये हो गया कैंसिल। अब आ गया क्या, 96, ठीक है। अब इसको कितने बार में लगाओगे, तो बोलोगे 20 चौके 80, 20 25 100, तो 20 चौके 80 कितने बच गया, तो बोलोगे सर यहाँ पे बच गया आपका 6 और यहाँ पे बच गया 1। अब यहाँ पे आ गया 20, ठीक है। अब कितने बार में, तो बोलोगे सर 20 है, अब इसमें हमको 16 से लगाना है, तो कितने बार में, तो 1 बार में 16, कितना बचा 4, ठीक है। अब क्या आएगा, तो 16 आया, ठीक है। अब कितने बार में, तो 4 बार में 4 चौके 16, क्या आ गया 0 आ गया। अब इस स्टेटमेंट को हमको लिखना पड़ेगा कि यहाँ पे हमने 404 जब लिखा तो 96 इंटू कितने बार में, तो 4 बार में, ठीक है, 4 बार में, प्लस कितना, बोलोगे सर 20, ठीक है यहाँ तक। उसके बाद हम लोगों ने इसको क्या माना, भाज्य माना, तो 96 बराबर लिखेंगे 96, 20 इंटू 4 प्लस का 16, यानी कि 20 गुना 4 80 और प्लस का 16 हो गया यहाँ पे 96। अब देखो हम लोगों
20 को क्या माने, भाज्य माने हैं, तो 20 बराबर लिखेंगे, 20 बराबर क्या है, तो 20 यहाँ पे है तो 16 आया है इसका, ठीक है। 16 गुना 1 प्लस का 4, 16 गुना 1 प्लस का 4, ठीक है। अब हम लोग 16 को भाज्य माने हैं तो 16 लिखो। अब 16 4 गुना 4, 4 गुने 4 प्लस का 0। हमने बोला था कि जब भी a बराबर बी क्यू प्लस का r, ये r के जगह पे जब 0 हो जाए तो ये b उसी का क्या होता है, महत्तम समापवर्तक HCF होता है। तो यहाँ पे हम लोग r के जगह पे 0 प्राप्त कर लिए हैं, तो b के जगह पे क्या है, तो बोलोगे सर 4, तो उसी तो ठीक। अब 96 और 404 का यानी 96 और 404 का HCF क्या हो जाएगा, 96 और 404 का HCF क्या हो जाएगा, तो बोलोगे सर 4 हो गया इसका आंसर, ठीक है। आई होप कि यहाँ तक समझ में आया होगा और अच्छे से समझ में